हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ममता ने आज पूड़ी, कचौरी और शाही पनीर के साथ मटर पुलाव बनाया था। मीठे में गाजर का हलवा। आज ससुराल में उसका पहला जन्मदिन था जो उसने घर पर ही मनाने की सोची थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब ममता अपने जन्मदिन पे खुद ही खाना बना रही थी, वरना मायके में तो सुबह उठते ही माँ और पापा उसको तिलक लगाकर जन्मदिन की बधाई देते थे। फिर माँ और छोटी बहन मोना मिलकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती। नाश्ते की मेज पर उसके छोटे भाई अजय और विजय सब हैप्पी बर्थडे बोलकर उसके जन्मदिन को मनाने की प्लानिंग में लग जाते। उस दिन सब लोग छुट्टी ले लेते थे। माँ पापा की तरफ से कहीं घूमने जाना उसका तोहफा होता था, लेकिन उसके भाई बहन मिलकर हर जन्मदिन पर उसे कोई न कोई खूबसूरत और यादगार तोहफा देते थे। उसकी अलमारी में ना जाने कितने तोहफे, खूबसूरत डायरियाँ, ज्वेलरी सेट, खूबसूरत सूट आज भी सहेज के रखे हुए थे, उसके छोटे बहन भाइयों के प्यार की निशानी बनकर। उसके बाद पापा उन सबको कहीं न कहीं घुमाने ले जाते, कभी चिड़ियाघर, कभी पार्क, कभी और किसी दर्शनीय स्थल पर। फिर वो सब किसी रेस्टोरेंट में लंच और डिनर करके घर आते थे। इस तरह हर साल उसका जन्मदिन मीठी यादें छोड़कर जाता था। लेकिन ये तो ससुराल है। सुबह से किसी ने बधाई नहीं दी, गिफ्ट की तो बात ही नहीं आई। सब अपने अपने काम से बाहर चले गए। ममता का मन कुछ बुझ गया। फिर सोचा शायद किसी को याद ही नहीं होगा। उसने सबका मनपसंद खाना बनाने के साथ अपनी पसंद का मीठा भी बनाया था। अरे बहू, क्या आज भूखा ही मारोगी क्या? उसकी सास ने आवाज़ लगाई। नहीं माँ जी, अभी लाई। ममता ने सास को खाना परोसा। एक कटोरी में गुलाब जामुन देखकर उसकी सास ने पूछा, ये क्या है बहू? जी, आज मेरा जन्मदिन था तो सोचा कुछ मीठा बना लूँ। बहू, यहाँ तुम्हारे बाप की तरह रिश्वत की कमाई नहीं आई जो तुम रुपए पानी की तरह बहा रही हो। मेरा पति और मेरा बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर दो पैसे घर में आते हैं, और तुम उनकी खून पसीने की कमाई रोज पकवान बनाकर उड़ाती हो। ममता अपनी सास का मुँह देखती रह गई। उसने जो भी खाने में बनाया था वो इस लोगों के रोज का मेन्यू था। हाँ, आज उसने मीठा अपनी मर्जी से बना लिया था। ऐसे क्या देख रही है? अरे अपने पति की कमाई से कुछ तो मुँह रख। एक हम थे, पूरी उम्र अपने हाथों से सब काम किया, लेकिन कभी पकवान बनाकर अय्याशी नहीं की। माँ जी, आपके घर में तो हमेशा नौकरानी लगी थी, तो आपने घर का काम कब किया? मेरी शादी होते ही आपने नौकरानी को हटा दिया, वरना इससे पहले इस घर का पूरा काम नौकरानी के ही जिम्मे था। ममता को भी अपनी सास के सफ़ेद झूठ पर ताव आ गया। ममता की सास उसका मुंह देखती रह गई। ममता भी बिना कुछ खाए पिए अपने रूम में आ गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार जन्मदिन है। दीपक आ जाए तो उसे सब बताऊंगी। उसने गुस्से में टहलते हुए अपने पति के बारे में सोचा। जब दीपक आया तो बोला, मैं और पापा कब से ऑफिस से आकर भूखे प्यासे बैठे हैं और तुम कमरे में आराम कर रही हो। ममता बोली, दीपक, तुम्हें कुछ नहीं पता आज क्या हुआ। आज मेरा जन्मदिन था। तुम्हारा जन्मदिन था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी माँ से काम करवाओ। मैंने उनसे कोई काम नहीं करवाया, सारा काम खुद किया है। ममता बोली, तो फिर ताना क्यों दिया मेरी माँ को कि वो कुछ नहीं करती और तुम्हारे आने पर उन्होंने नौकरानी को हटा दिया? दीपक, मैंने उन्हें ताना नहीं दिया था, सिर्फ उनकी गलत बात का जवाब दिया था। ममता लगभग रुआंसी होती हुई बोली। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दीपक को किस तरह से अपनी बात समझाए। क्या गलत बात कही मेरी माँ ने? मैं दिन रात एक कर करके कमा रहा हूँ और तुम फालतू में अपने लिए पकवान बनाकर मेरी गाढ़ी कमाई लुटा रही हो। दीपक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ममता ने आंसू बहाते हुए कहा। ममता प्लीज, अब ये रोने धोने का नाटक मत करो। चलकर पापा को खाना परोसो, वो बेचारे भूखे बैठे हैं। नहीं जाना मुझे, पापा की पत्नी मौजूद हैं, वो उनको खाना खिला सकती हैं। ममता की बात भी पूरी नहीं हुई कि दीपक के झरनाटेदार थप्पड़ ने उसकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। चुपचाप चलकर जो बोला वो करो, हम यहाँ तुम्हारे नखरे देखने नहीं आए हैं। दीपक गुस्से में बोला। उतरे हुए चेहरे के साथ ममता ने सबको खाना परोसा। दीपक ने अपनी माँ को भी साथ में बैठा के खाना खिलाया। उसके अनुसार ममता ने उसकी माँ को खाना नहीं खाने दिया था। किसी ने उससे खाने के लिए नहीं पूछा और ना ही उसकी आंखों के आंसुओं के बारे में सवाल किया। सब आपस में हंसी मजाक और बातें करते हुए खा रहे थे। उनके लिए ममता का अस्तित्व सिर्फ एक नौकरानी जैसा था या उससे भी बदतर।
ममता ने अपनी सास की तरफ देखा। उसकी सास की आंखों में जीत की चमक थी। उसने ममता की तरफ देखकर मुंह बिचका दिया। रात आधी बीत चुकी थी। अचानक ममता की आंख खुली तो देखा कि दीपक अभी तक रूम में नहीं आया है। उसने शॉल लपेटी और उठकर बाहर आ गई। देखा तो दीपक अपनी माँ और पापा के कमरे में सोया हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि वापस चली जाए, लेकिन उसकी कभी अकेली सोने की आदत नहीं थी। डर लगता था उसे। वो दीपक के सिरहाने आकर धीरे धीरे उसे बुलाने लगी। दीपक चलिए अपने रूम में। उसकी सास जग गई लेकिन चुप रही। दीपक ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। दीपक चलिए ना, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, दीपक ने गुस्से से कहा और उसका हाथ झटक दिया। ममता ने जैसे ही दीपक का हाथ दोबारा पकड़ा, दीपक ने फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसे मार दिया। वो गाल पर हाथ रखे अचंभित सी हो गई। कुतिया आधी रात को ड्रामा करने आई है, चली जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के भूत बना दूंगा। दीपक ने उसे रूम से धक्के देकर निकाल दिया। ममता ने किसी तरह रोते हुए रात गुजारी। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। सुबह 4 बजे आंख लगी, तभी उसकी सास की कर्कश आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी। उठ जा महारानी, सारा घर बासी पड़ा है और ये महारानी सो रही हैं। वो जल्दी से उठकर बाहर आई। जा पहले झाड़ू लगा ले और फिर बर्तन मांज कर चौका निपटा, आज दीपक को जल्दी जाना है। उसकी सास ऐसे बोल रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल हो और रात में कुछ हुआ ही ना हो। ममता ने खाना बनाया और सास ने ले जाकर दीपक को परोस दिया। दीपक ने ममता से बात ही नहीं की, जैसे दीपक नहीं ममता दोषी हो। हाँ, उसके ससुर जरूर उसे ठीक से बात कर रहे थे। 3 दिन तक ऐसे ही चला। वो सारा दिन काम करती और रात को अकेले सूने कमरे में सोने की कोशिश करती। दीपक उसको देखता भी नहीं, न बात करता। तीसरे दिन वो रूम में आई ही थी कि पीछे से दीपक ने आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया और वो कुछ समझती उससे पहले ही दीपक के साथ बिस्तर में थी। दीपक मनमानी करके सो चुका था। एक शब्द अफसोस का नहीं, ना कोई हमदर्दी, ना अपनी गलती का एहसास, ना ही माफ़ी की कोई बात। ममता फिर भी संतुष्ट थी, कम से कम दीपक तो उसके पास आया था। दूसरे दिन सुबह दोनों को उठने में देर हो गई। नीचे आई तो ससुर जी बड़बड़ा रहे थे, सुबह की चाय भी टाइम से नसीब नहीं है। ममता हड़बड़ाती हुई रसोई में आई तो ससुर जी व्यंग से बोले, बहू कहो तो तुम्हें बिस्तर पर ही बेड टी पहुँचा दिया करूँ। वो अपने लिए चाय बना चुके थे। कैसी बातें करते हैं पापा, मेरे होते हुए आपने क्यों चाय बनाई? उसने जल्दी से चाय छानकर उनको कप पकड़ाया और दूसरा कप सासू माँ के पास ले गई तो वो होंठ टेढ़े करके बोली, ये लक्षण है तुम्हारे, सुबह 8 बजे उठना। ममता की निगाहें बरबस ही घड़ी की तरफ उठ गईं, जहाँ 6:30 का टाइम हो रहा था। लेकिन कोई जवाब देने की बजाय चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि सास को जवाब देने का मजा वो चख चुकी थी। दीपक बिना उस पर ध्यान दिए रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर था। वैसे भी दीपक को उसमें सिर्फ रात को इंटरेस्ट आता था। उसके बाद या तो पीठ मोड़कर सो जाना या फिर अपनी माँ के पास चले जाना। उसे ममता के सुख दुख पसंद नापसंद किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो समय से खाना मिले, धुले धुलाई कपड़े इस्त्री किए हुए मिल जाए, बाकी उसके खाने पीने आराम या किसी ज़रूरत की कोई चिंता न दीपक को न उसके परिवार के किसी सदस्य को थी। लेकिन वे सब ये जरूर चाहते थे कि ममता उनकी हर ज़रूरत फ़ौरन पूरी करे। उनके ऑर्डर करते ही किसी हुक्म के गुलाम की तरह सर झुकाए हाजिर रहे। ममता भरसक प्रयास करती थी कि उन लोगों को कोई शिकायत का मौका ना दे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता था उसे ठेस पहुंचाने के लिए। वो पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। अच्छा घर वर देखकर माता पिता ने गांव में विवाह कर दिया था। उन्होंने बहुत कुछ दिया था। ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन कुछ ही समय तक। अब उसके लालची सास ससुर ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करने की सोची थी। हाँ, वो अपने ससुर को सीधा समझती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि यहाँ सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो सब उसको इतना ज़्यादा परेशान करने लगे जो उसकी सहन शक्ति की सीमा से भी परे था। वो चाय लेकर ससुर के पास पहुँची तो उन्होंने झटपट फ़ोन काट कर कप थाम लिया और बोले कि बहू, तुम्हारे मौसा का फ़ोन आया था, मुझे और तुम्हारी माँ को बहुत बुला रहे हैं, चले जाएं हम लोग। उसकी सास ने अजीब से अंदाज में पूछा। माँ जी, जब मौसा जी ने आप लोगों को बुलाया है तो मैं क्यों रोकूंगी? ममता ने कुछ ना समझते हुए जवाब दिया। उसकी शादी के बाद उसके ननिहाल में उसकी और दीपक की दावत होनी चाहिए, लेकिन मौसा ने उसके सास ससुर को बुलाया और उससे बात तक नहीं की। ममता का मोबाइल दीपक ने बहाने से ले लिया था
और फिर एक कहकर वापस ही नहीं किया कि घर में मोबाइल की क्या ज़रूरत, जब तुम्हें बात करनी हो तो पापा के मोबाइल से कर लेना। उसने अपने ससुर से ये बात कही तो उन्होंने भी दीपक की बातों से सहमति जताई। तब से ममता के पास मोबाइल भी नहीं था। कभी मम्मी पापा का फ़ोन आता तो सास ससुर अपने सामने बात करवाते और उसके मौसी मौसा से तो बात भी नहीं कराई। उसने अपने मन की बात दीपक से कही भी तो दीपक ने जवाब दिया कि देखो ममता, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, तो मैं तो तुम्हें लेकर जा ही नहीं सकता। हाँ, माँ से बोल दूंगा, ममता भी जाना चाहती है। फिर उसको अपने पास खींच लिया। इसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह दीपक तैयार होकर निकल गया। ममता किचन में बिजी थी। उसके सास ससुर ने दीपक से क्या बातचीत की वो कुछ सुन नहीं पाई। उसकी सास खा पीकर तैयार हो गई और एक बार भी ममता से नहीं कहा कि तुम भी चलो, किसी अपने से मिलकर अच्छा लगेगा। जब से शादी हुई है तब से किसी से नहीं मिली। सास ससुर ने जाने से पहले उसे समझाया, देखो बहू, एक गांव है, यहाँ के लोग दूसरों के घरों में की बहुत पंचायत लगाते हैं। तुम शहर की हो, अभी कुछ नहीं जानती, इसलिए हम बाहर से ताला लगाकर जा रहे हैं और चाबी दीपक को देते हुए जाएंगे। वो शाम को आकर खोल देगा। वो चुप रही। वैसे भी यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। उसकी सास उसको किसी से मिलने या बोलने से रोकती थी। सास ससुर के जाने के बाद उसने घर की सफाई की, सारा काम निपटाया और अच्छे से नहा धोकर तैयार हो गई। आज पहली बार सास घर से बाहर थी और ममता अकेली। उसने सोचा आज दीपक के साथ खुलकर टाइम बिताएगी, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उसे उम्मीद थी दीपक भी ऑफिस के काम निपटाकर जल्दी ही घर आ जाएगा। आखिर उसकी पत्नी ताले में जो बंद थी। सुबह से शाम हुई, शाम से रात, लेकिन दीपक का कहीं पता नहीं था। उस पर लाइट भी चली गई। गांव के घरों में अभी ये दिक्कत थी। किसी तरह ममता ने लैंप जलाया और कांपती हुई एक जगह बैठ गई। सुबह से अब तक कई लोग आ चुके थे, लेकिन ताला बंद देखकर वापस चले जाते। काश ताला ना बंद होता तो कम से कम किसी को बैठा लेती, कम से कम इतना डर तो ना लगता। रात 9 बजे दीपक वापस आया। खाना खाकर सो गया। ना तो उसने ममता से कोई हालचाल पूछा और ना ही उससे कोई दिल की बात की। दूसरे दिन दीपक तैयार होकर जाने लगा तो उसने ताला लगाने से मना किया, लेकिन दीपक ने कहा आज तो मम्मी पापा आ ही जाएंगे, और ताला लगाकर चला गया। ममता को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शाम को दीपक के साथ सास ससुर भी आ गए। उसकी सास ने बताया कि बहू, तुम्हारे मौसा कह रहे थे कि तुम बहुत घमंडी और बेवकूफ़ लड़की हो। ममता बोली, माँ जी, मेरे मौसा ऐसा कैसे कह सकते हैं? कल तक तो सबसे हम भाई बहनों की तारीफ करते थे और आज मेरी सास से ही मेरी बुराई करने लगे। मैं मौसा जी से पूछूंगी ज़रूर। अरे नहीं नहीं बहू, उनसे मत पूछना, नहीं तो वो ये सोचेंगे कि हमने तुमसे उनकी चुगली करी है। उसकी सास जल्दी से बोली। आज ममता का व्रत था। सुबह सुबह सबको चाय नाश्ता कराकर ससुर और दीपक को ऑफिस भेजकर ममता ने घर का काम निपटाया और ऊपर अपने रूम में जाकर गीता का पाठ करने लगी। व्रत भी था और ससुराल के कष्टों से घबराकर अब वो भगवान से अपनी समस्याओं का हल पाना चाहती थी। लेकिन ससुराल तो ससुराल होता है ना। ममता को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन गीता का पाठ करते हुए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई तो उसके सास ससुर का मुंह फूल गया था। वजह क्या थी ये पूछने की ममता की हिम्मत नहीं हुई। एक तो सुबह से बिना खाए पिए काम में लगी हुई थी, दूसरे उसे आजकल बहुत कमजोरी फील होती थी। मन करता था कुछ ना करे, बस लेटी रहे, लेकिन यहाँ ऐसा संभव कहाँ था। सारे काम निपटाने के बाद क्या गलती हो गई, अब इन दोनों को क्या हुआ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शाम को दीपक के आते ही सास ससुर ने बेटे से शिकायत की कि ममता दिन भर ऊपर कमरे में आराम करती रही और उन लोगों को खाना नहीं दिया। बस इतना सुनते ही दीपक का पारा हाई हो गया। ममता ने खाना परोसा तो किसी ने नहीं खाया। दीपक ने बर्तन वापस किचन में रखे और बाइक उठाकर बाजार चला गया खाना लाने। उसके बाद 3 लोग आराम से होटल के खाने का मजा ले रहे थे और ममता व्रत के बाद भी बिना कुछ खाए अकेले आंसू बहा रही थी। दूसरे दिन उसके सास ससुर ने उसके पापा को फ़ोन करके उसकी खूब शिकायत की और पापा के कहने पर भी उसे पापा की बात नहीं कराई। वो बस रोती ही रही। उसे ना कोई संभालने वाला था, ना कोई खाना पूछने वाला। दीपक अपनी माँ के पास फिर से सोने लगा और वो फिर से उस घर में अकेली हो गई। 3 दिन बाद उसकी ननद आई अपने बच्चों को लेकर, तो जाकर बच्चों की चहल पहल से ममता का मन बहला। ननद उसके पास बैठती थी, बात भी करती थी। उसकी सास तो सिर्फ काम करवाने के अलावा ताने ही मारती थी।
सास कभी ममता के साथ नहीं बैठती थी, हमेशा अपने पति या बेटे के साथ ही बैठती थी, वरना अकेली बैठी रहती थी। वो तो अपनी बेटी यानी ननद से भी ममता के पास बैठने के लिए मना करती थी, लेकिन ननद फिर भी उसके साथ मौका निकालकर बैठ ही जाती थी। उसने अपनी ननद से अपनी तबीयत के बारे में बताया। दीदी, लगता है आपका कोई भतीजा या भतीजी आने वाला है, ममता ने लजाते हुए कहा तो ननद भी खुश हो गई। अच्छा, दीपक को बताया? दीदी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। अरे पागल है वो, देखना जब उसे पता चलेगा तो वो कितना खुश हो जाएगा। इतने में ममता की सास अंदर आई। दरअसल वो ये देखने आई थी कि ममता क्या बातें कर रही है। ये उनकी आदत थी कि ममता जब अकेली घर में होती तो कभी अंदर झांक कर नहीं देखती, लेकिन अगर कोई लड़की या औरत ममता से मिलने आ जाती तो उसकी सास हर दूसरे मिनट पर चक्कर लगाती थी। माँ भाभी के लिए ताबीज़ ले आना और अब भारी काम ना करने देना, आप दादी बनने वाली हो। ममता की सास ऐसे बन गई जैसे कि सुना ही ना हो। दूसरे दिन ननद अपने घर चली गई। दीपक फिर उसके पास सोने लगा था। सास ससुर का मूड भी ठीक था, लेकिन ये बस तूफान से पहले की शांति थी। गांव की एक लड़की रिश्ते में उसकी ननद लगती थी। एक दिन बातों बातों में ममता ने उसे अपने दहेज की बेडशीट दिखाई, जिस पर उसने खुद बहुत खूबसूरत पेंट किया था। भाभी, मेरा प्रैक्टिकल है, क्या आप मेरा एक मेजपोश तैयार कर देंगी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए हैं कुछ पेंट किए हुए, चलो इस बहाने मैं भी अपनी प्रैक्टिस कर लूँगी। ममता ने फौरन उसको सहमति दे दी। 2 दिन बाद फिर उसकी सास ने घर में हंगामा मचा दिया था कि क्यों ममता किसी का काम कर रही है। दीपक ने उस पर इतनी छोटी सी बात के लिए हाथ उठाया कि उसने बिना पूछे क्यों दूसरे का काम किया। उसके ससुर ने उसके पापा को फ़ोन करके कह दिया कि आकर अपनी लड़की को ले जाओ। ममता रोती गिड़गिड़ाती रही कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप लोग उनसे कुछ मत कहिए, लेकिन उन लोगों के कान पर जू नहीं रहेंगी। 2 दिन पहले मम्मी ने बताया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ममता पहले ही पापा की तबीयत को लेकर परेशान थी। अब इस कड़कड़ाती कोहरे वाली ठंड में पापा को इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता सिर्फ उसकी वजह से। उसने 1000 मिन्नतें कर डाली ससुर से और दीपक से कि पापा से आने के लिए मना कर दें, लेकिन ससुर और दीपक दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके अलमारी में लॉक कर दिए। ममता बिन पानी के मछली की तरह छटपटाती रही, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उन लोगों के बीच कोई भी तो ममता का अपना नहीं था। दीपक भी ममता को वो अपनापन और सम्मान कहाँ दे पाया जिसकी हर स्त्री को चाहत होती है अपने पति से। वो घर में सास ससुर और दीपक के होते हुए भी बिल्कुल अकेले थी। ठंड का मौसम और तबीयत की सुस्ती और घबराहट के बावजूद उसने पूरे घर का काम किया। दीपक के कपड़े धोए, सफाई की, खाना बनाया। पूरा दिन जिस तड़पड़ाहट में गुजरा वो सिर्फ ममता जानती थी। रात 8 बजे दीपक पापा को स्टेशन से लेकर आया। ममता का मन किया कि भागकर पापा के गले लग जाए और खूब रोए, लेकिन उसने खुद को संभाला और रसोई में जाकर चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था करने लगी। सास का मुंह तो टेढ़ा ही रहा, लेकिन दीपक और ससुर दोनों के व्यवहार को देखकर ये समझना मुश्किल था कि यही वे लोग थे जो कल उसके लाख तड़पने पर भी मोबाइल पर पापा से बात करवाने पर राजी नहीं हुए। आज पापा से ऐसे घुल मिलकर बात कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रात का खाना खिलाकर ममता थोड़ी देर वहीं अपने पापा के पास बैठना चाहती थी, लेकिन उसकी सास बोली, जा पहले बर्तन मांज के रख और चौका समेट ले। रात भर रसोई में झूठे बर्तन पड़े रहेंगे तो लक्ष्मी कैसे आएंगी घर में। न चाहते हुए ममता को वहां से उठना पड़ा। उसके वहां से जाते ही उसकी सास, ससुर और दीपक तीनों ही उसके पापा से उसकी शिकायतें करने लगे कि यह सुबह देर तक सोती है, रात को बर्तन नहीं मांजती, सास के पास नहीं बैठती और इसी तरह की कई उल जुलूल शिकायतें। पापा ने शांति से उन लोगों की बातें सुनी और कहा, हमारे घर पर तो बेटी ने कभी इतना काम ही नहीं किया, वो पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रही और शादी भी हो गई। अब आपके घर में आपकी बेटी बनकर आई है तो जो आप सिखाएंगे सीख लेगी धीरे धीरे। पापा की बात सुनकर उसकी सास ने मुंह बिचकाया और ससुर ने कहा, कल हम आपको अपना गांव घुमाने के लिए छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि दीपक तो बहुत व्यस्त रहता है। दीपक, तुम कमरे में जाओ, बहू अकेली होगी। दीपक के जाने के बाद बाकी सब भी सोने के लिए लेट गए। उधर दीपक कमरे में आकर ममता को प्यार से गले लगाते हुए कहता है, ममता, अपने पापा से कह देना घूम कर चले जाएं, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। यह सुनकर ममता को क्रोध आ गया। जब मुझे छोड़कर हफ्ते हफ्ते भर अपनी माँ के कमरे में सोते हो तब कैसे मन लगता है।
अगर नहीं भेजना था तो बीमारी की हालत में मेरे पिता को 400 किलोमीटर का सफ़र इतनी सर्दी में करके आने के लिए क्यों मजबूर किया? तुम तो सब जानते थे। माँ बाप के सामने नहीं तो चुपके से फ़ोन करके पापा को स्थिति से अवगत करा सकते थे। अब जब वो आ ही गए हैं तो तुम चाहते हो कि मैं उनको खाली हाथ वापस भेज दूँ? लेकिन ये सब वो दीपक से कह नहीं पाई, केवल सोचकर ही रह गई। लेकिन उसने अभी तय कर लिया था कि पापा के साथ वो ज़रूर जाएगी। दूसरे दिन सबको नाश्ता कराने के बाद ममता कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। पापा को उसके ससुर घुमाने लेकर गए थे और दीपक रोज की तरह ऑफिस चला गया। सास ने गेट के पास कुर्सी डाली और बाहर ही बैठ गई। ये उनका रोज का काम था। वो बाहर ही अंगीठी जलाती थी। दीपक और अपने पति के साथ बैठकर धूप होने तक तापती थी। एक बार ममता ने ठंड से बेहाल होकर आंगन में आग जला ली थी तो उसकी सास ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि मेरा घर गंदा हो जाएगा। ममता को सर्दी लग रही थी। उसने सोचा आज तो ताप ही लें जब आग जलाई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दीपक भी घर में है। उसने टैंक का ठंडा पानी बाल्टी भरकर ममता और आग दोनों पर डाल दिया था। वो दिन और आज का दिन चाहे जितनी सर्दी लगे, ममता अंगीठी नहीं जला सकती थी और बाहर वाली आग तापने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर ममता एक इज्जतदार परिवार की पर्दे वाली बहू जो थी। खैर ममता ने अपनी पैकिंग कर ली और पापा के आते ही बोली, मैं तैयार हूँ पापा, चलिए। ममता के इतना कहते ही मानो तूफान आ गया था। उसके ससुर चिल्लाने लगे कि हमने तो घूमने फिरने के लिए बुलाया था, तुम रोज़ अपनी लड़की को लेने चले आते हो, ये बहुत गलत है, ले गए तो खुद भोगोगे। ममता से भी रहा नहीं गया। उसने भी कह दिया, बीमारी की हालत में भी किसी को घूमने बुलाया जाता है, और वो भी यहाँ इस गांव में देखने के लिए है क्या? उसके पापा ने उसे शांत कराया और ससुर से कहा, भाई साहब मैं बीमार हूँ, इतनी जल्दी लंबा सफ़र नहीं कर सकता, अब आ गया हूँ तो भेज दीजिए, फिर जल्दी ही वापस ले जाइएगा। इस पर उसके ससुर चुप रहे। ममता ने अलमारी को लॉक किया और तैयार होकर अपना सामान लेकर बाहर आ गई। इतनी देर में वो लोग दीपक को भी ऑफिस से बुला चुके थे। दीपक चुप था, बस गुस्से से घूर रहा था। उसने अपनी सास को अलमारी की चाबी दी तो बिना कुछ कहे ले ली। चलते समय सास ससुर और दीपक के पैर छूने लगी तो सास ने अपना मुंह घुमा लिया। बस में बैठते ही ममता को ऐसा लगा जैसे किसी कैदी को आज़ादी मिल गई हो। वो खिड़की से बाहर उड़ती हुई धूल, कच्चे पक्के मकान, झाड़ झाकड़, सब कुछ किसी बच्चे की तरह ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार दुनिया देख रही हो। घर पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे बरसों के बाद अपनी माँ भाई बहनों से मिल रही है। सभी उसके आने से खुश थे। ममता ने दीपक को फ़ोन करके अपने पहुंचने की सूचना देनी चाही तो उसका नंबर लगातार बिजी जा रहा था। ससुर का भी फ़ोन बिजी था। ये तो बाद में पता चला कि उन लोगों ने ममता और उसके सब घर वालों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल मायके आकर ममता को अब रोज़ रोज़ के झगड़ों और नाटक से मुक्ति मिल गई थी। उसकी प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखने लगे। पापा बहुत सारे मेवे ले आए। मम्मी रोज़ाना फल, दूध, हरी सब्जियां उसके लिए अलग से लेना नहीं भूलती थी। भाई बहन बहुत ध्यान रखते, कहीं दीदी कोई भारी काम ना करे। मम्मी हर महीने चेकअप करवाने ले जाना नहीं भूलती। दीपक का वही हाल था, ना फ़ोन करता और ना रिसीव करता था। ज़्यादा फ़ोन करो तो नंबर ब्लॉक कर देता था। ममता बहुत परेशान थी। दीपक जैसा भी था वो उससे बहुत प्रेम करती है। उसकी ये बेरुखी ममता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी सहेली से फ़ोन करवाया दीपक के नंबर पर। राधा ने जैसे ही दीपक से बताया कि वो ममता की सहेली है तो उसने एक कहकर फ़ोन काट दिया कि अभी ऑफिस में हूँ, शाम को आपसे बात करता हूँ। शाम को राधा के मोबाइल पर दीपक का फ़ोन आया तो राधा ने उसका फ़ोन काटकर ममता को कॉन्फ्रेंस में लेकर दीपक को दोबारा कॉल लगाई। हेलो नमस्ते जीजू, सॉरी गलती से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, आप बताइए कैसे याद कर लिया। दीपक बहुत अच्छे से बात कर रहा था। दीपक ने फ़ोन अपनी माँ को दे दिया। सास बोली कि बेटी तुम्हारी सहेली अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। वो मना करता रहा और ये जिद करके चली गई। अपनी अलमारी में ताला मारकर गई है। बोली बेटी दीपक के कपड़े भी लॉक करके चली गई है। मेरे बेटे को अनपढ़ जाहिल कहती है। सुबह सोकर नहीं उठती, घर के काम नहीं आते, पर्दा नहीं करती। अपनी पढ़ाई लिखाई का उसे बहुत घमंड है उसे। ठीक है आंटी, मैं समझाऊंगी उसे, कहकर आखिर राधा ने किसी तरह बात खत्म की। उनके फ़ोन रखते ही राधा बोली, ममता तेरा पति कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं, वरना नई नई शादी हो और पति अपनी नई नवेली दुल्हन के बिना आराम से रह ले, ऐसा कैसे हो सकता है।
उसकी माँ उसके मुंह पर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रही, लेकिन वो तो आराम से सुनता रहा। नहीं राधा, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बस मेरे आ जाने से नाराज हैं। कहने की तो ममता ने राधा को जवाब दे दिया, लेकिन खुद वो सोच के भंवर में धंसती जा रही थी। न जाने कि उसे दीपक के पिछले रवैये और उससे कुछ बातें जिन्हें उसने मजाक का नाम दे दिया था, वो सब रह रह कर याद आ रहा था। कहीं राधा की बात सही तो नहीं? ममता का मन मस्तिष्क में यही चल रहा था। ममता ने दूसरे दिन दीपक को फोन लगाया, उसने कट कर दिया। ममता ने फिर डायल किया, उसने फिर काटा। फिर तो ममता बार बार दीपक को फोन करती रही और वो कट करता रहा। 3 दिन यही हाल था। तीसरे दिन दीपक ने फोन उठाकर नॉन स्टॉप गालियां बकना स्टार्ट कर दिया। ममता चुपचाप सुनती रही। वो सबके बीच से उठकर जाकर अलग खड़ी हो गई थी, ताकि दीपक की गुस्से भरी आवाज़ फोन से किसी और को ना सुनाई दे। दीपक गुस्से में था, इसलिए नहीं कि ममता मायके आ गई, बल्कि इसलिए कि ममता गहने पहनकर और अलमारी लॉक करके मायके चली गई है। दीपक, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। अलमारी में सिर्फ मेरा सामान है, आपका नहीं है वहाँ पर। फिर भी दीपक कुछ नहीं बोला और फ़ोन काट दिया। ममता अब अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसने निश्चय किया कि वह अब अपने ससुराल ही जाकर रहेगी। उसने ये बात अपने मम्मी पापा से बताई और दूसरे दिन ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। घर से ममता रोते हुए निकली और पूरे रास्ते भर अपने ससुराल में आगे सुनने वाले तानों से अपने आप को मजबूत करने में लगी रही और रास्ते भर यही सोचती रही कि लड़की का असली घर कौन है, जिसमें वो खुश रह सकती है, मायका या ससुराल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।